और कल हम लोग ने ये देखा था कि अगर हम कभी भी बेंजीन पर से हाइड्रोजन को हटाकर किसी भी ग्रुप को लगाते हैं तो हमें चाहिए एक इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन में कौन है? NO2 लगाना है अगर कभी भी आपको हाइड्रोजन को हटाकर, तो हमेशा HNO3 और H2SO4 यूज करोगे। SO3H ग्रुप लगाना है तो आप किसका यूज करोगे? H2SO4 SO3 का। हैलोजन लगाना है तो Cl2 AlCl3। ब्रोमीन लगाना है Br2 FeBr2। ठीक है। और याद रखिएगा कि कभी भी अगर आपको हैलोजन लगाना है तो यहाँ AlCl3 जो है आपका, वो किसकी तरह काम करेगा? एज अ लुईस एसिड। और ये बहुत ही क्रिटिकल होता है, बहुत ही जरूरी होता है। इसके बिना नहीं तो रिएक्शन या तो होगी नहीं या बहुत स्लो होगी। ठीक है। सेम ऐसी FeBr2 काम करेगा। और देख रहे हो AlCl3 फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन दोनों में काम कर रहा है। दोनों में ही आपका ये काम कर रहा है। तो आपको कुल मिलाकर ये याद रखना है कि इसे बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना है, लर्न करना है, और इसे याद भी रखना है। याद कर लेना और याद रखना है, बहुत जरूरी है ये। ठीक है। ये छोटी सी लिस्ट बहुत जरूरी होती है कि किससे क्या बनना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं डायरेक्टिव। डायरेक्टिव इफेक्ट एंड एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियस। एरोमेटिक न्यूक्लियस दो अलग अलग टॉपिक हैं ये। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं से इंटरलिंक्ड भी। बहुत अच्छे समझना, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चलो बेटा, जैसे हमारे पास में ये बेंजीन की रिंग है, ये बेंजीन है, और बेंजीन पर अगर हमने शर्मा जी HNO3 और H2SO4 डाला, ठीक है, बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? जी नहीं। जब HNO3 के साथ H2SO4 डालोगे तो SO3H नहीं लगेगा, यहां सिर्फ और सिर्फ NO2 लगेगा। मैंने यहां पर बताया भी था, यहां मैंने बताया SO3 लगाना है तो H2SO4 को SO3 की प्रेजेंस में लिया जाएगा, या सिंपली H2SO4 लिखा जाएगा और बहुत हाई टेम्परेचर लिखा जाएगा। तो SO3 कोई जरूरी नहीं है, H2SO4 भी दे दिया तो SO3H ग्रुप यहां पर लग जाएगा। ठीक है। पर HNO3 के साथ में H2SO4 दिया तो NO2 ग्रुप ही लगेगा। H2SO4 हमने क्यों डाला इसके अंदर, इसका भी एक रीजन होता है। एक्चुअल में बेंजीन रिंग में सल्फोनेशन ज्यादा इजी हो जाती है, और सल्फोनेशन से फिर NO2 ग्रुप का लगना और ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम H2SO4 का यूज करते हैं, आगे बताऊंगा। तो हमने HNO3 डाला तो यहां पर क्या हो जाएगा? नाइट्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रेशन, यानी NO2 ग्रुप लग जाएगा। और ये NO2 ग्रुप अभी कहीं पर भी लग सकता है, कहीं पर भी लग सकता है। तो हमने ये NO2 ग्रुप को चलो यहां पर लगा दिया, और क्या बन गया? नाइट्रोबेंजीन। क्या बन गया? नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, क्लियर है? अब देखो बेटा, अभी NO2 कहीं भी लग सकता है। अब जरा एक चीज सोचो कि मेरे पास में एक कंपाउंड मौजूद है, समझना बहुत अच्छे से। मैंने OCH3 ग्रुप यहां पर लगाया, इसका कॉमन नेम क्या होता है? एनिसोल। क्या होता है? एनिसोल बोलते हैं। ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर HNO3 लगाऊंगा और H2SO4 डालूंगा तो अब क्या होगा शर्मा जी? वही नाइट्रेशन प्रोसेस हो जाएगी, NO2 ग्रुप ही लगेगा। आपको सोचना ही नहीं है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है इससे हटकर NO2 ग्रुप लग जाए। लग ही नहीं सकता ना इसे हटकर, क्योंकि इसके लिए तो आपको न्यूक्लियोफाइल चाहिए। क्या चाहिए? जबकि HNO3 और H2SO4 क्या कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर रहा है। और इलेक्ट्रोफाइल हमेशा हाइड्रोजन को हटाकर लगेगा। किसे हटाकर लगेगा?
हाइड्रोजन को हटाकर लगेगा, तो अब NO2 ग्रुप लगेगा, और NO2 ग्रुप लगेगा तो ये बेसिकली कहां पर लगेगा, तो अब यहां आ जाता है, देखो डायरेक्टिंग इफेक्ट। कौन आ जाता है? डायरेक्टिंग इफेक्ट आ जाता है, याद रखना। देखो क्लास में आप अकेले पहुंचे, आप कौन सी जगह पर बैठोगे? आप कहीं भी बैठ सकते हो, फ्री हो आप बैठने के लिए, आप बैठने के लिए फ्री हो। पर क्लास में अगर एक बच्चा ऑलरेडी मौजूद है तो उसकी प्रेजेंस आपकी पोजीशन को डिटरमाइन करेगी, वो आपकी पोजीशन पर इफेक्ट डालेगी, उसकी पोजीशन। अगर आपको सही लगा, वो पॉजिटिव वाइब्स लगी उसमें से आपको आती हुई, तो आप उसके पास बैठोगे। नेगेटिव वाइब्स लगी, आपको लगा कि ये बच्चा सही नहीं है, तो आप इससे दूर बैठोगे। तो कुल मिलाकर उसकी प्रेजेंस से आपकी पोजीशन डिफाइन होगी। जब NO2 यहाँ ऊपर लग रहा था, ये कहीं भी लग सकता था, ठीक है, पर लेकिन जब इसके ऊपर कौन आ गया, OCH3 ग्रुप आ गया, तो अब ये उसकी डायरेक्शन देगा कि NO2 कहां लगेगा। तो जो पहले से ग्रुप मौजूद रहता है वो डायरेक्शन देता है कि अगला ग्रुप कहां पर लगेगा। क्लियर है? अब जैसे OCH3 ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? बताओ शर्मा जी। इतनी जल्दी भूल गए सब? हाँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है किस इफेक्ट से? इंडक्टिव से। इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाती है इंडक्टिव में। तो इंडक्टिव से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, किससे? इंडक्टिव से। लेकिन मीजोमेरिक से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बेटा। क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और रिंग पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो जरा सोच कर देखो, इसके लिए मैं कुछ कहानी यहां पर लिख दे रहा हूं। OCH3 ने यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो हम इसकी कैनोनिकल फॉर्म बनाएंगे। हमने तीर चलाना सीखे थे, तो OCH3 यहां है, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज याद रखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि कहीं पर अगर पहला मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो अगर कहीं नेगेटिव आ रहा है तो वहां पॉजिटिव भी होगा, पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव भी होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पहुंच जाएगा? ये यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज कहां आ गया? नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया, और बाकी मॉलिक्यूल एज इट इज रहेगा। अब ये घूमता हुआ जाएगा, और कैनोनिकल फॉर्म आप इसकी बना सकते हो। कैसे बनेगी और कैनोनिकल फॉर्म? तो इसकी और कैनोनिकल फॉर्म कैसे बनेगी? OCH3, पहली बात तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाना चाहिए, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ लगा है, पॉजिटिव चार्ज है, डीलोकलाइजेशन किसका हो रहा है? नेगेटिव चार्ज का। डबल एरो से शो करोगे, याद आया? तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुंच जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या रहेगा? डबल बॉन्ड। अब अगली कैनोनिकल फॉर्म में क्या होगा? ये यहाँ पहुंचेगा और ये यहाँ पहुंचेगा, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा? तो नेगेटिव चार्ज अब यहां पर आ जाएगा। तो आप ये देख रहे हो कि नेगेटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पर आया? ऑड पोजीशंस पर आया। कहां पर आया? कौन सी ऑड पोजीशन? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये सिक्स्थ है। तो देखो, सॉरी, गिनती गलत है। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये 7 है। तो देखो कौन कौन सी पोजीशन पर आ रहा है नेगेटिव चार्ज? थर्ड पर, फिफ्थ पर, और सेवेंथ पर। दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है? तो नेगेटिव चार्ज यहां पर ज्यादा आ जाएगा, और जब नेगेटिव चार्ज यहां पर ज्यादा आ जाएगा तो आपको मालूम है HNO2 ने क्या बनाया? NO2 पॉजिटिव। तो NO2 पॉजिटिव को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां ज्यादा है? ऑड पोजीशन पे ज्यादा है, तो NO2 कहां लगेगा? ऑड पोजीशन पे लगेगा। और इन पोजीशंस को क्या कहते हैं? ऑर्थो और पैरा। तो NO2 या तो ऑर्थो पर लगेगा या पैरा पर लगेगा। दो टाइप के प्रोडक्ट्स यहां पर आपके ये बन जाएंगे। OCH3
ये लग गया है। क्या नाम दोगे? ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, पैरा नाइट्रो एनिसोल, ये इनके नाम हो गए। ये दो टाइप के यहां पर प्रोडक्ट बने। तो आपने देखा जो ग्रुप यहां पर मौजूद है, जो ग्रुप यहां पर मौजूद है, जैसे ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये ग्रुप कैसा है? ये प्लस एम ग्रुप है और क्या है? माइनस आई है। कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। और ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पर इंक्रीज कर रहा है? ऑर्थो और पैरा पर। तो प्लस एम ग्रुप जो रहता है, प्लस एम ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट्स द incoming electrophile on ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पहुंचाता है। ठीक है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को के लिए इस रिंग को और एक्टिवेट कर देता है। एंड एक्टिवेट्स रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ये रिंग को क्या कर देता है? एक्टिवेट। तो आप यहां क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो प्लस एम ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। एंड रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये रिंग को एक्टिवेट कर देता है। अच्छा देखना, नॉर्मल बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है? नॉर्मल बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है? उन्हें ये कंफ्यूजन होता है रिंग एक्टिवेट कर देता है, काहे के लिए? उन्हें ये नहीं मालूम रहता। उनसे पूछो न्यूक्लियोफिलिक के लिए, हाँ न्यूक्लियोफिलिक के लिए कर देगा, इलेक्ट्रोफिलिक के लिए है उसके लिए कर देगा। भैया ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो बनी बात है सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक के लिए रिंग को एक्टिवेट करेगा, न्यूक्लियोफिलिक के लिए नहीं करेगा। न्यूक्लियोफिलिक के लिए नहीं करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक के लिए करेगा। और न्यूक्लियोफिलिक वैसे भी कब होती है? जब एक ग्रुप को हटाकर दूसरे ग्रुप को लगाते हो। हाइड्रोजन को हटाकर किसी को लगा रहे हो तो वो इलेक्ट्रोफिलिक होगी। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिंग को एक्टिवेट कर देता है, तो हम इसे रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। तो रिंग एक्टिवेटिंग का मतलब ही हमेशा ये हो गया कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिंग को एक्टिवेट करेगा, क्या करके? इलेक्ट्रॉन देगा। अब यहां माइनस एम ग्रुप क्या करेगा बच्चों? तो ये डायरेक्ट करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा ऑन मेटा पोजीशन। क्यों करेगा शर्मा जी? एंड डीएक्टिवेट्स द रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा लिख दिया। यानी इन शॉर्ट आप कह सकते हो माइनस एम ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। एंड रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं इसे। समझ में आई ये बात? नहीं आई? अब देखो अगर मैं यहां पर क्या लगा लेता, जरा सोचो। अगर मैंने यहां पर लगा लिया सी डबल बॉन्ड ओ एच, एल्डिहाइड ग्रुप है। पी मल्टीपल बॉन्ड क्यू, वेयर क्यू इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन पी, यानी ये कैसा ग्रुप हो गया? माइनस एम हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? विड्रॉल। इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, नेगेटिव आएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा। इसने इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जैसे ये वाला, तो ये नेगेटिव चार्ज कहां दे रहा है? ऑड पोजीशन पर।
तो नेगेटिव चार्ज लेगा कहां से? ऑड पोजीशन से। पोस्ट ऑफिस में अगर पैसे जमा करते हो तो निकालोगे भी पोस्ट ऑफिस से कि बैंक से? पोस्ट ऑफिस से ही निकालोगे ना, बैंक से थोड़ी ना निकालोगे। समझ में आ रही है भाई? अगर बैंक में पैसे जमा करते हो तो बैंक से निकालोगे, पोस्ट ऑफिस से नहीं निकालोगे, दोनों अलग अलग। तो ऐसे ही अगर ये इलेक्ट्रॉन देता है तो ऑड पोजीशन पर देता है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो कहां से लेगा? ऑड पोजीशन से। तो ये ऑड पोजीशन कौन सी है? ऑर्थो एंड पैरा है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी। इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी इन तीनों पोजीशन पर। नेगेटिव चार्ज नहीं है ये, यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन कहां पर ज्यादा रहेंगे? मेटा पोजीशन क्या हो जाएगी? मेटा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी। और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल यही तो अटैक करेगा। जो इलेक्ट्रोफाइल रहेगा विल अटैक ऑन मेटा पोजीशन। ये हमेशा मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। और अगर ये मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा तो इसका मतलब माइनस एम ग्रुप कौन सा है? कौन सा ग्रुप है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है और ये रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा अब यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी कम हो गई है। जबकि जो आपका प्लस एम ग्रुप था वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इतना बढ़ा रहा था कि इलेक्ट्रोफाइल बहुत तेजी से अटैक कर रहा था। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर आपको इजीली कराना है, इजीली कराना, जैसे अगर हमने ये नाइट्रेशन प्रोसेस कराई है, ये बिना किसी ग्रुप के कराई, और एक हमने प्लस एम ग्रुप करा लगा के कराई, कौन सी इजी होगी? प्लस एम ग्रुप अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो नाइट्रेशन ज्यादा इजीली होगा, कम टेम्परेचर पर ही हो जाएगा। जबकि ऊपर आपको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। तो ये रिएक्शन मीडियम है इजीनेस में। और यहां पर ये देखोगे तो ये कैसी है? ये मोस्ट इजी हो जाएगी। ठीक है। और अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया मैंने, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन है? एल्डिहाइड हो गया, या ऑलरेडी एक NO2 ग्रुप मैंने यहां पर लगा दिया, यानी एक नाइट्रेशन मैंने कर दिया, एक नाइट्रेशन कर दिया। और अगर मैं दूसरा नाइट्रेशन करने जा रहा हूं, HNO3 और H2SO4 मैंने ये डाला, तब दूसरा नाइट्रेशन भी हो जाएगा। और दूसरा नाइट्रेशन कहां पर होगा? ये NO2 ग्रुप कहां लगेगा? मेटा पर लगेगा। किसके कंपैरेटिवली? इसी NO2 के कंपैरेटिवली। पहली बात तो मेटा पर लगेगा, और दूसरी बात ये रिएक्शन मोस्ट डिफिकल्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इस वाले NO2 ने, जो पहले से NO2 है, जो पहले से यहाँ NO2 प्रेजेंट है, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पर कम कर दिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस एम ग्रुप है। तो मेटा डायरेक्टिंग हो गया और रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया, इसीलिए मोस्ट डिफिकल्ट रिएक्शन हो गई। कोई प्रॉब्लम इसमें? इसका नाम क्या हो जाएगा? मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ में आ गई बात? नहीं आई? तो आपने यहाँ क्या क्या चीज को समझा? डायरेक्टिव इफेक्ट को, और रिंग एक्टिवेटिंग और रिंग डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट को आपने समझा। तो कोई भी अगर डबल बॉन्ड से यहाँ पर लग रहा है, कोई भी ग्रुप डबल बॉन्ड से यहाँ लग रहा है, कौन कौन से लग सकते हैं? जैसे NO2 ग्रुप हो सकता है, डबल बॉन्ड से लगता है। एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है। ये सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। मैंने यहां पर ये लिया, एल्डिहाइड को लगा दिया, बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। मैंने NO2 ग्रुप को लगा दिया, नाइट्रोबेंजीन हो गया ये। मैंने यहां पर ये लिया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लगा दिया, C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है। बेंजोइक एसिड हो गया आपका।
ये सब कौन से ग्रुप हैं? माइनस एम, माइनस एम, माइनस एम। और ये मुश्किल कर देंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का होना। ठीक है, अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैंने CH3 लगाया, ये रिंग को एक्टिवेट करेगा कि डीएक्टिवेट करेगा? बताइए शर्मा जी। ये क्या बना है? टाउली। कौन सा ग्रुप है ये, प्लस एम या माइनस एम? विशाखा। ये प्लस एम ग्रुप है। देखो माइनस एम होने के लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड है ही नहीं, डबल बॉन्ड यहां पर है ही नहीं। जब डबल बॉन्ड नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इंडक्टिव से भी, और किससे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन से। किससे? एलाइलिक पोजीशन पर है ना ये कार्बन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये नहीं सोचना इस पर तो लोन पेयर तो है ही नहीं है। एलाइलिक पोजीशन पर जो कार्बन होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो प्लस एम है। तो ये कौन सा ग्रुप होगा? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग की मेटा डायरेक्टिंग? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और ये रिंग को एक्टिवेट करेगा या डीएक्टिवेट? ये एक्टिवेट करेगा। किसके लिए? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? नहीं आई है तो चीजें कैसे काम करती हैं उन्हें समझो बहुत अच्छे से। अब एक एग्जाम्पल और, Cl कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। कौन से इफेक्ट से? तो कौन से इफेक्ट से? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी तो है, कौन से इफेक्ट से? इंडक्टिव से। दोनों इफेक्ट से याद रखा करो। इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, माइनस आई, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और इस पर लोन पेयर है, तो ये मीजोमेरिक से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, प्लस है। तो ये कौन सा डायरेक्टिंग होगा? तो ये आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, यानी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहां लगाएगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। रिंग एक्टिवेटिंग होगा कि डीएक्टिवेटिंग? तो ये हो जाएगा रिंग एक्टिवेटिंग। तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग और रिंग एक्टिवेटिंग है। ठीक है, सही बात है संजू? सही बात है, गलत बात है? हाँ भाई विशाखा, सही है। परी, बताओ परम परी। हाँ इशिका, सही है। बिल्कुल गलत है, क्या ना पहले से मालूम था? क्या ना हम लोग बात कभी सही निकल नहीं सकती। ये देखो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, प्लस एम ग्रुप है, पर ये रिंग एक्टिवेटिंग नहीं है। अरे भगवान, रुक जाना एक मिनट भैया। हाँ भाई, तो ऐसा है कि यहां पर कौन लगा है? यहां लगा है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर बोलो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलो, 1s2, 2s2 एंड 2p2। ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में एक और इलेक्ट्रॉन पी के अंदर चला जाता है, 2p3 हो जाता है। पैरा लो से भाड़ में जाना। क्लोरीन लो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। देखो इसका 2p इसके 3p के साथ में क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है।
ये जो बॉन्ड बना है तो इसका 2p ऑर्बिटल है और इसका कौन सा ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल है। क्या दोनों के साइज इक्विवेलेंट हैं? इसका जो 2p ऑर्बिटल है वो छोटा है, इसका 3p ऑर्बिटल जो रहेगा वो कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। और मैंने कहा था कि डीलोकलाइजेशन के लिए या कॉन्जुगेशन के लिए ऑर्बिटल का साइज इक्विवेलेंट होना चाहिए, तब प्रॉपर हो पाता है। अगर सेम साइज का नहीं है तो उतना अच्छा डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन घूमने जाओ, गले में हाथ डालने की सोचें, गले में हाथ डाल के घूमेंगे, कैसे पॉसिबल है? ये कितना लंबा, ये कितना छोटा। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे, किसी के लिए गलत नहीं बोल रहे, बात को समझो, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, साइज बराबर नहीं है, तो ये क्लोरीन है और यहां पर ये कार्बन का ऑर्बिटल है, तो ये साइज इक्विवेलेंट नहीं है, तो डीलोकलाइजेशन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से रिंग को देखो, इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इंडक्टिव ज्यादा असरदार होगा, तो इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा बड़ा होगा और मीजोमेरिक उतना बड़ा इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा हावी हो गया क्योंकि मीजोमेरिक काम नहीं कर पा रहा सही, क्योंकि नॉन इक्विवेलेंट साइज है, साइज उतना सही नहीं है, नॉन इक्विवेलेंट साइज है, इसलिए उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पा रहा। तो इस वजह से ये क्या हो गया, ये रिंग को उतने अच्छे से एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है, ये रिंग को क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है। पर थोड़े बहुत तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो होगा ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि ये इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और इंडक्टिव से अगल बगल वालों के इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, पैरा तक के इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। बात समझ आ रही है? और थोड़े ही इलेक्ट्रॉन खींच पाता है। मीजोमेरिक इज अ इंडक्टिव इज अ डिस्टेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस इफेक्ट है, मीजोमेरिक या रेजोनेंस डिस्टेंस इफेक्ट नहीं होता है, वो दूर से भी उतना ही काम करता है, ठीक है। जब वो दूर से भी उतना ही काम करता है, तो अगर मीजोमेरिक से खींच रहा होता तो दूर दूर से खींच लेता, इंडक्टिव से पैरा से नहीं खींच पाएगा, तो इसलिए रहेगा ऑर्थो एंड पैरी डायरेक्टिंग, ठीक है। लेकिन रिंग को क्या कर देगा, एक्टिवेट के बजाय क्या कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अच्छा, क्लोरीन के बजाय ब्रोमीन में आ जाओ, तो ब्रोमीन में 4p5 हो जाता है, आयोडीन में आ जाओ तो 5p5 हो जाता है, यानी ये साइज और बढ़ते जा रहे हैं, और जब साइज और बढ़ता जाएगा तो मीजोमेरिक और कम होता जा रहा है। तो सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग कौन होगा, अगर यहाँ आयोडीन लगा दो, ब्रोमीन उससे कम होगा, क्लोरीन उससे कम होगा, फ्लोरीन बहुत ही कम होगा, क्योंकि फ्लोरीन तो कार्बन वाली लाइन में ही आ रहा है, यही तो होता है बिकनॉफ, बिकनॉफ, ये कार्बन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, तो ये इसी की लाइन में आ रहा, तो सेम ऑर्बिटल है, तो ये उतना नहीं रहता है, जबकि बाकी के इतना ज्यादा होती है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई है। इसलिए क्लोरीन के केसेस में थोड़े से अलग काम होते हैं, ये डीएक्टिवेटिंग होता है, इसके लगने से उतनी अच्छी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएगी, उतनी अच्छी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएगी, होगी थोड़ी मुश्किल होगी, और प्लस ऑर्थो एंड पैरा पर होगी, और पैरा पर ज्यादा प्रेफर करेगा। क्लियर है बेटा, आगे समझे। जबकि OCH3 इसी की जगह लगा दे तो वो बहुत तेजी से करा देगा। नहीं बात है, ऑर्थो से तो इंडक्टिव से इसने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए ना, तो पैरा पर ज्यादा अच्छा हो जाएगा, तो पैरा वाला मेजर हो जाएगा यहाँ पर। अरे बहन, हमने ये ब्रोमीन ले लिया, हमने यहां लगाया, ब्रोमीन इंडक्टिव से इसके इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इंडक्टिव से यहां से इलेक्ट्रॉन की ज्यादा कमी कर देगा कि नहीं, मेटा पर उतनी नहीं कर पाएगा। मैंने आपको बताया था ये इंडक्टिव इफेक्ट 3 कार्बन तक काम करता है, तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ये चौथा है, क्या इससे इलेक्ट्रॉन निकाल पाया, नहीं निकाल पाया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी कि नहीं रहेगी, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक मारेगा, बनी बात है पैरा पर ज्यादा मारेगा, तो पैरा वाला मेजर बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ पैरा वाला मेजर बनेगा, लेकिन दिक्कत में बनेगा,
दिक्कत से बनेगा। ठीक है, थोड़ा कस के बोलो। कर रहा है लेकिन बहुत कम काम कर रहा है, बहुत कम काम कर रहा है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं कर रहा है, इंडक्टिव ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। समझ में आ गई बात? नहीं आई? बोलो भाई। ठीक है, तो अब आपका ये एरोमेटिक भी यहाँ खत्म हुआ। अब हमारा स्टार्ट होता है दूसरा चैप्टर, जिसे हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। तो भाई यहां से आपका चालू होता है एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, 12th का आपका ये चैप्टर है। ठीक है, अच्छा इतनी रिकॉर्डिंग को अलग कर देता हूँ मैं थोड़ा पहले।